देखिए अब हम आपको कक्षा 10 के बायोलॉजी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर वह कौन सा बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले समय में जो एग्जाम होगा उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि हम आपको आसान शब्दों में इसके संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को जल्दी से बता सके। अब ध्यान से देखिए, इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है ग्वाइटर या घेंघा पनपता है। याद रखिएगा, ग्वाइटर या घेंघा तब पनपता है जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होती है। किसकी कमी? आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी के कारण से हमारे शरीर में घेंघा रोग होता है। और घेंघा रोग के बारे में चर्चा करें तो घेंघा रोग ज्यादा यहाँ गले में होता है, इसलिए इस रोग को गलगंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गलगंड। यह रोग जब हो जाएगा ना, गला का साइज इतना नहीं बल्कि इतना बड़ा हो जाएगा, यानी कि बहुत बड़ा यहाँ पर मांसनुमा संरचना हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है ग्वाइटर अथवा घेंघा या गलगंड रोग किसके कारण से होता है? तो आयोडीन की कमी से। आयोडीन हमें प्राप्त होता है किससे पता है ना? नमक से। किससे? नमक से। इसलिए हमें ऐसा नमक खाना चाहिए जो कि आयोडीन युक्त हो। अब जब भी नमक लाते होंगे देखिएगा उसमें लिखा हुआ रहता है आयोडीन युक्त नमक। तो आयोडीन युक्त नमक हमें खाना चाहिए, क्योंकि आयोडीन युक्त नमक नहीं खाने से शरीर में ग्वाइटर या घेंघा रोग होने की संभावना रहते हैं। फिर आगे प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, उसे कहते हैं सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स। सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स। तंत्रिका कोशिका, आपको पता होगा कि हमारा जो मस्तिष्क है वह तंत्रिका कोशिकाओं का ही बना हुआ है और हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होते हैं तंत्रिका कोशिका, जो कि मस्तिष्क में पाए जाते हैं। यह कोशिका एक बार यदि किसी तरह चोट के कारण से मर जाए ना तो वह फिर बनता नहीं है। इसलिए हम लोगों को सलाह दी जाती है कि कहीं भी चलिए बाइक पर, उनकी गाड़ी पर सफर करके, बाइक सफर, तो हेलमेट लगा कर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे मस्तिष्क में है तंत्रिका कोशिका, जब यह मर जाएगा चोट लगने के कारण से तो फिर पनपता नहीं है। तो खैर यह प्रश्न था, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर तंत्रिका कोशिका है, कि इधर तंत्रिका कोशिका है, इसके बीच खाली स्थान हुआ, इसे हम कहते हैं सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स। फिर आगे प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क जिसे हम ब्रेन या दिमाग कहते हैं, खुद से सोचिए किस लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए। मेरा मस्तिष्क पता है, सोचने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है हृदय संपादन के लिए। हृदय संपादन मतलब यह जो हृदय धड़काता है, मस्तिष्क का भी एक पार्ट का काम है जो कि हृदय को धड़काने में सहायक होता है। ऐसा थोड़े नहीं कि वहां कोनो हैंडल लगा के छोड़ दिए, मार के छोड़ दिए, वो धक 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 कर रहा है। तो मस्तिष्क पर निर्भर करता है हमारे शरीर का पूरा अंग। तो यहाँ पर है सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, अर्थात इन तीनों के लिए मस्तिष्क मेरा उत्तरदायी है। सिर्फ यही नहीं, भोजन कब मुंह में जाएगा, किस तरह से उसका पाचन होगा, वह हर एक क्रिया हमारा मस्तिष्क ही नियंत्रित करता है। फिर आगे प्रश्न है, शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? प्रधान का मतलब मेन या प्रमुख। प्रधान नियंत्रण ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी को। यह शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि होता है। शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि होता है जो इस जगह पर पाया जाता है। हमारे शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। यही छोटा सा ग्रंथि हमारे बॉडी के पूरे अंग को कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। यदि आपसे कोई पूछे ना कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, कि यहाँ पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे शरीर के अंग को कंट्रोल करता है। तो प्रश्न था, शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। और पता है नहीं, इसका आकार होता है मटर के दाने के समान, मटर के दाने के जैसा। वृक्क किस तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र का, परिसंचरण तंत्र का, उत्सर्जन का, श्वसन का। देखिए वृक्क जो है ना
हमारे शरीर से बेकार पदार्थ को बाहर निकालता है। खून में जो भी अशुद्धि पाए जाते हैं वृक्क ही छांटते हैं, और इसलिए हम इसे कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। शरीर का ऐसा अंग जो बेकार पदार्थ को बाहर निकालने में सहायता होता हो या सहायक होता हो, उसे कहते हैं उत्सर्जी अंग। क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग। हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क या किडनी है। वृक्क या किडनी, और इसकी संख्या 2 होते हैं। यदि कोई पूछे ना हमारे शरीर के खून से अशुद्धि पदार्थ को कौन अलग करता है, यही वृक्क करता है। वृक्क या किडनी ही मूत्र का निर्माण करता है। मूत्र में क्या होता है? यूरिया, जो हमारे ब्लड से साइड करता है। फिर आगे है, इंसुलिन की कमी से के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन के कमी के कारण हमारे शरीर में मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। यदि आपसे पूछे ना इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, कहेगा मधुमेह रोग। फिर आगे है, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑक्जेनिक है, फिर जिबरेलिन्स है, एथिलीन है, साइटोकाइनिन है। तो याद रखिएगा एथिलीन मात्र एक ऐसा हार्मोन है जो कि फल पकाने में सहायक होते हैं। यदि आपसे कोई पूछे ना फल पकाने वाला हार्मोन या फल पकाने वाला गैस किसे कहा जाता है, कहेगा एथिलीन को। किसको कहा जाता है? एथिलीन को। फिर आगे है, पुष्पी और एथिलीन के बारे में चर्चा करें तो वह पेड़ पौधे में भी तैयार होता है और मानव निर्मित द्वारा भी प्राप्त होता है। आप देखे होंगे जब हमें कोई फल पकाना हो, आम या और कोई फल, तो दुकान जाते हैं, वहां से गैस ला लेते हैं फल पकाने वाला। वह कौन सा गैस है? मानव निर्मित एथिलीन गैस है। हालांकि पेड़ में भी बनता है, इस कारण से पेड़ में जब फल ज्यादा दिन तक लगा रहता है ना, वो धीरे धीरे पक जाता है। फिर आगे है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के द्वारा होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, पत्तियों के द्वारा, फूलों के द्वारा, तनों के द्वारा कोई नहीं। लैंगिक जनन समझते हैं, जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन। जिस जनन में केवल एक वैष्टि भाग लेता हो उसे कहते हैं अलैंगिक जनन, और जिस जनन में नर और पुरुष या नर युग्मक और मादा युग्मक भाग लेता हो उसे कहते हैं लैंगिक जनन। तो कहा गया है कि पुष्पी पौधा में कि जिस पौधे में फूल होता है उसमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होते हैं? तो याद रखिएगा फूलों के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? फूलों के द्वारा। यदि आपसे पूछे ना पेड़ पौधा या पुष्पी पौधा का जनन अंग कौन सा है, कहेगा फूल। फिर आगे है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। जनन तंत्र समझते हैं, जो जनन से सहायक हो उसे कहते हैं जनन अंग, अर्थात जनन तंत्र। अंडाशय देखिए स्त्री में पाए जाते हैं, स्त्री में अंडाशय की संख्या 2 होते हैं। अंडाशय ही अंडाणु का निर्माण करते हैं। तो अंडाशय की संख्या स्त्री में कितने होते हैं? 2। तो यह तय हो गया, यह क्लियर हो गया कि अंडाशय किसमें पाए जाते हैं? स्त्री में। अर्थात यहां पूछा है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, मानव मादा की स्त्री का भाग नहीं होना चाहिए। गर्भाशय, क्या आपको लगता है कि गर्भाशय पुरुष में पाए जाते हैं? नहीं, यह स्त्री में पाए जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं यह भी स्त्री का जनन अंग है। डिंब वाहिनी, यह भी स्त्री में पाए जाते हैं, जबकि पुरुष में विरिसन शुक्राणु का निर्माण करता है। विरिसन किसका निर्माण करता है? शुक्राणु का। और शुक्राणु जिस नली के माध्यम से जाते हैं उसे कहते हैं शुक्रवाहिका, अर्थात शुक्रवाहिका पुरुष में पाए जाते हैं। यानी कि शुक्रवाहिका जो है मादा के जनन तंत्र या जनन अंग नहीं है, तब किसका है? पुरुष का। तो प्रश्न था कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है? शुक्रवाहिका। यदि आपको यह न ठीक से समझ में आया हो तो जनन वाला एक्सरसाइज का पर्सनल वीडियो बनाए हैं, जिसमें बहुत अच्छा क्लियर करके स्त्री जनन अंग और पुरुष जनन अंग के बारे में बताए हैं। यदि आप नहीं देखे होंगे तो जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिर आगे है,
निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? एकलिंगी पादप, पता है पेड़ पौधा को दो ग्रुप में बांटा गया, एकलिंगी और द्विलिंगी। जिस पौधे में दोनों लिंग होते हैं, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों, उसे कहते हैं द्विलिंगी। और जिसमें मादा भाग अलग और नर भाग अलग होते, उसे कहते हैं स्त्रीलिंग। तो सरसों जो होता है ना, इसमें दोनों कैटेगरी के लिंग पाए जाते हैं, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी, इसलिए यह द्विलिंगी हो गया। गुड़हल अर्थात गुल्लर जिसे कहते हैं, ये ऐसा पेड़ है जिसमें बिना फूल का फल होता है, तो इसमें भी द्विलिंगी पाया जाता है। मटर, मटर भी द्विलिंगी होते। कहिएगा सर कैसे जाने? देखिए एगो ट्रिक बताते हैं। कभी ऐसा सरसों का पौधा देखिए जिसमें कि सरसों नहीं फरता हो ना, कि या हम कहते हैं बंजा है, फरवा है, नहीं, तो ये द्विलिंगी हुआ। मटर, मटर नहीं कह सकते सर हम एक खेत बोए थे, 10 आधा खेत में फर फूल दिया, आधा में नहीं दिया, काहे कि आधा फरवा निकल गया, आधा बंजा, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन पपीता में आप देखिएगा, पपीता रोपिएगा ना, एक बार आएगा फल फूल पपीता, और एक बार पौधा निकल जाता है फर पपीता। जो फर पपीता हो समझ लीजिए वह स्त्री वाला से रिलेटेड होगा, और जो फूल पपीता निकल गया वह पुरुष वाला से होगा रिलेटेड। खैर, यदि आपसे कोई पूछे निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है, कहेगा पपीता। पपीता ऐसा पौधा है जिसमें एकलिंगी होते हैं। आप खजूर का पेड़ देखें, इसमें भी निकलता है फरवा बंझा, तो कह सकते हैं खजूर का पौधा भी द्विलिंगी पौधा का उदाहरण है। फिर आगे है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में। हालांकि हाइड्रा में भी होता है, याद रखिएगा, लेकिन यहाँ प्रश्न है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ऑप्शन था अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में, पैरामीशियम में, तो होता है ईस्ट में। फिर आगे है मानव मादा में निषेचन होता है। निषेचन समझते हैं ना, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक कहते हैं शुक्राणु को, और मादा युग्मक कहते हैं अंडाणु को। नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं, और यह मिलता है महिलाओं के फिलोपियन नलिका में। या मान लीजिए गर्भाशय है, एक नलिका उधर होते हैं, एक नलिका इधर होते हैं, और यहां पर आकर के मिलते हैं, इसी को कहते हैं फिलोपियन नलिका। तो यदि आपसे कोई पूछे ना मानव मादा, मादा का मतलब स्त्री, में निषेचन कहाँ होता है, कहिएगा फेलोपियन नलिका में, फेलोपियन नलिका में। और जब महिलाएं लोगों का ऑपरेशन होता है ना, तो उस छोटी ऑपरेशन में यही नलिका काट करके यहाँ बांध दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं छोटी ऑपरेशन। तो यहाँ मिलन नहीं होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का, जिसके कारण उनसे संतान भी नहीं होते हैं। जबकि बड़ी ऑपरेशन में ये फिलोपियन नलिका, गर्भाशय सबको काट करके बाहर निकाल दिया जाता है। फिर आगे है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अभी बताए थे ईस्ट में होता है, और किसमें होता है? हाइड्रा में। किसमें होता है? हाइड्रा में। हाँ, तो आपको यहाँ पर याद रखना है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है, और होता है किसमें? हाइड्रा में। तो इसका आंसर ए नंबर हो गया। फिर आगे है परागकोश में होते हैं। याद रखिएगा परागकोश में परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण। यदि आपसे पूछे ना परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण। और यह परागकोश परागकण फूल में होता है। फिर आगे है परागकण के बारे में यदि जानना हो तो आप देखिएगा, किसी फूल को छुइएगा ना, हल्का हल्का महीन महीन कण लगेगा, समझ लीजिए वही संभवतः परागकण होगा। फिर आगे है एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? एड्स रोग पता है कब होता है? जब असुरक्षित यौन संपर्क होता है। और सुरक्षित यौन संपर्क मतलब जब कोई व्यक्ति जनन में भाग ले रहा हो और सेफ्टी के साथ नहीं लेता हो, तो उसके कारण से एड्स रोग हो जाता है। एड्स रोग बहुत ही डेंजरस रोग है, जो किसके कारण होता है? असुरक्षित यौन संपर्क के कारण से। फिर आगे है
फूल का कौन सा भाग फल बनता है? आप देखिए होंगे पहले कोई किसी भी पेड़ पौधों में पहले फूल हुआ, फिर धीरे धीरे वहां फल बन जाता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि फल अलग निकलता है और फूल अलग, पहले फूल उसके बाद फल। तो यहाँ पर प्रश्न है फूल का कौन सा भाग फल बनता है? तो अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय ही बड़ा होकर के फल बनता है। सर अंडाशय कैसा होता है? देखिए ये फूल है, ये जैसे झरेगा ना यहीं पर छोटा सा होगा गोलनुमा संरचना, उसी को अंडाशय कहते हैं। वही धीरे धीरे बड़ा होकर के फल बन जाता है। फिर आगे है स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होते हैं। अंडाशय का काम क्या है? अंडाशय का काम है अंडाणु का निर्माण करना। यह प्रत्येक अंडाशय 28-28 दिन तक बारी बारी से काम करते हैं और इसी क्रिया को कहते हैं मानसिक चक्र या रजोधर्म या पीरियड्स भी कहते हैं। वह जो मानसिक धर्म के अंतर्गत चलता है। तो एक अंडाशय 28 दिन तक काम करता है, उसके बाद यह जैसे बंद होता है फिर वह 28 दिन तक, वह भी जैसे कहाँ बंद होगा फिर यह 28 दिन तक। यह हम आपको लॉन्ग वीडियो में बताए थे। खैर प्रश्न है स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितने होते हैं? 2 होते हैं। फिर आगे है मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? निषेचन पता है ना, स्त्री के फिलोपियन नलिका में होता है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। क्या बनता है? निषेचन फिलोपियन नलिका में हुआ और वह आ जाता है गर्भाशय में और वहां बनता है युग्मनज, और युग्मनज के बाद फिर वह बच्चा अर्थात छोटा सा शिशु का निर्माण होता है। तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? युग्मनज। फिर आगे है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण विरिसन में होता है। कहाँ होता है? विरिसन में। विरिसन तो पता होगा पुरुषों में पाए जाते हैं और विरिसन की संख्या कितने होते हैं? 2। इसी को हम टेस्टिस कहते हैं। अब हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि टेस्टिस विरिसन क्या होते हैं, तो सुनिए एक एग्जांपल देते हैं। आप यदि बकरी का बच्चा देखे होंगे पाठा, तो आप जल्दी समझ लीजिएगा। कहिएगा सर हम तो देखते रहते हैं पाठा को। देखिए पाठा की यदि खस्सी बनाना हो ना, उसका दोनों टेस्टिस काट करके बाहर निकाल लिया जाता है। यह टेस्टिस का कनेक्ट एक तरह से पेनिस से रहता है, तो दोनों टेस्टिस काट के बाहर निकाल लेता है, गोल गोल होता है, और वह फिर तब पाठा से बन जाता है खस्सी। और यही जो होता है ना टेस्टिस, इसी को हम कहते हैं हिंदी में विरिसन। और इसी का काम है शुक्राणु का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? शुक्राणु का निर्माण करना, जो जनन की क्रिया में मुख्य रूप से सहायक होते हैं। हालांकि प्रश्न था शुक्राणु का निर्माण कौन करता है? विरिसन करता है। विरिसन किसमें पाए जाते हैं? पुरुष में। विरिसन की संख्या 2। ये सब जानने में आपको जरा से भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जानिएगा नहीं तो फिर कैसे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। फिर आगे है मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। मानव मादा में जो गर्भकाल का समय होता है वह 9 महीनों का होता है। अर्थात माता के गर्भ में जो बच्चा पलता है वह लगभग 9 महीनों तक। यदि लड़की होता है तो थोड़ा सा 2, 4, 5 दिन या 8 दिन ज्यादा ले लेते हैं, जबकि लड़कों में कम। कहेगा सर ये क्या बोल रहे हैं? देखिए लड़की में बच्ची जो होती है तो उसमें गर्भाशय सब बनने में थोड़ा वक्त लग जाता है, तो 1 सप्ताह उसमें ज्यादा होता है। यही कारण है कि डॉक्टर लोग समझ लेते हैं थोड़ा पहले कि इसको होने वाला लड़का है या लड़की। 6-7 दिन ज्यादा टाइम ले लिया तो कह देता है कि लड़की होने वाला है, 6-7 दिन पहले हुआ समझ लीजिए वह लड़की हुआ, लड़का होने का चांस रहेगा। मानव मादा में गर्भकाल कितना समय का होता है? लगभग 9 महीनों का। फिर आगे प्रश्न है मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अपसेशीय अंग कहलाता है? अपसेशीय अंग, देखिए हम जो भोजन करते हैं मुख में पहले डालते हैं, मुख से जाता है ग्रास नली, ग्रास नली से अमाशय में जाता है, अमाशय से फिर छोटी आंत, और छोटी आंत से जाता है बड़ी आंत। आपको पता होगा क्योंकि इसको भी लॉन्ग वीडियो में बताए हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक पतली सी ये उंगली जैसा नली होते हैं, इसी को कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। और यह नली हमारे शरीर के लिए कोई कार्य का नहीं होता, यह बेकार का नली होता है, लेकिन हानिकारक जरूर होते। कहेगा कैसे सर? तो कभी कभी इसमें जख्म हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स रोग। जख्म जब होता है ना उसी कहते हैं अपेंडिक्स रोग। इस रोग के कारण कभी कभी कई लोगों का मृत्यु भी हो जाता है।
तो मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषीय अंग है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। फिर आगे है दांत अस्थि क्षय का कारण क्या है? दांत अस्थि क्षय का मतलब दांत में कीड़ा लग जाना या फिर दांत का हालत बेकार हो जाना। तो दांत हमारा तब बेकार होता है, कीड़ा लगता है या अस्थि क्षय होता है, खराब हो जाता है, जब मीठी चीजों को ज्यादा खाते हैं। कई बार क्या करते हैं कुछ लोग, मीठा चीज खाया, मीठा चीज खाने से आपका दांत खराब होगा ऐसा नहीं सोचेगा हमेशा। मीठा पदार्थ खाएं और कुल्ला गलेला ठीक से नहीं किए, अब वो 1-2 घंटा रहेगा, फिर वहां बैक्टीरिया सबका निर्माण हो जाता है। इसलिए मीठा तो ज्यादा खाना नहीं चाहिए, और खाते भी है खाने के तुरंत बाद हमें अच्छा से कुल्ला गलेला कर लेना चाहिए। तो मीठी चीज खाने से होता है दांत का अस्थि क्षय, उसके बाद बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण, बैक्टीरिया जो इसमें होते हैं वह अम्ल का निर्माण करता है, उसके कारण से भी मेरा दांत खराब होने लगता है। दांतों की सफाई ठीक से नहीं करने के कारण से हमारा दांत खराब होता है। तो हो जाएगा इनमें से सभी। फिर आगे है आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। देखिए मनुष्य के मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में आता है, ग्रास नली से आमाशय में आता है, और आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा? कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। क्या बोलेगा? कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। पाइलोरिक। तो कार्डियक पहला होता है, बीच वाला होता है फुंडिक, और पाइलोरिक बाद वाला होता है। आमाशय के पहले भाग को क्या कहते हैं? कार्डियक। आमाशय के पहले भाग को क्या कहते हैं? कार्डियक। और दूसरे भाग को क्या कहते हैं? फुंडिक। और तीसरे भाग को पाइलोरिक कहते हैं, पाइलोरिक। तो यहाँ प्रश्न क्या था? आमाशय के अग्र भाग, अग्र का मतलब अगला या पहला, और पहला भाग को बताइए क्या कहिएगा? कार्डियक। थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको याद रखना है आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। ये है जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन उसे कहते हैं जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भाग लेते हैं, अर्थात मनुष्य में जो होता है लैंगिक जनन होता है, पशु पक्षियों में भी लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन उसे कहते हैं जब हम केवल एक व्यष्टि भाग लेता हो। कहेगा सर व्यष्टि क्या होता है? आलू देखे हैं? कहेगा यस। आलू को कभी देखे हैं कि एक आलू को दूसरे आलू से सटाएंगे तब वहां तीसरा आलू बनेगा? नहीं। तो वह समझे एक व्यष्टि है, उसको कहीं मिट्टी में डाल दीजिए, बढ़िया से रोप दीजिए, वहां बहुत सारा आलू मिल जाएगा। तो जब वैसी जनन जानते हैं जिससे उसकी संख्या में वृद्धि होता हो, उसकी संख्या में क्या होता हो? वृद्धि। आप एक आलू को मिट्टी में रखिएगा तो वहां 10 आलू हो जाएगा। लेकिन कभी सोचते हैं कि एक मनुष्य को कुआं में बंद कर देंगे, घर में बंद कर देंगे, 10 साल के बाद 10 आदमी हो जाएगा? नहीं होगा, मर जाएगा बेचारा, यदि खाना पीना नहीं मिला तो। जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वे आप तक आसानी से पहुंच सके। आप लोग कभी कभी कंजूसी कर देते हैं थोड़ा लाइक करने में, ऐसा नहीं कीजिए, थोड़ा मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो खैर अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।